गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हो आप लोग? मैं सीए सौरभ शर्मा, आपका डीटी का मेंटोर। माहौल जबरदस्त शानदार बच्चों। तो बच्चों, रिवीजन लेक्चर की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज चैप्टर नंबर 2 रेजिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम अपन स्टार्ट करने वाले हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर के बेल आइकन को दबाएं और सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, क्योंकि बच्चों हम लेके आने वाले हैं डीटी का कंप्लीट रिवीजन लेक्चर की सीरीज। देखो, आप जाकर के देख लीजिए, हमारे चैनल पे चैप्टर 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, वहां पर चैप्टर 2 भी आने वाला है, उसके बाद में चैप्टर 3 और 4 भी आएगा, ठीक है, एंड सो ऑन। सारे चैप्टर आएंगे 1 बाय 1 करके। और जैसे ही आपके रिवीजन लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आप लोगों के लिए मैं लेके आने वाला हूं एक सरप्राइज। सरप्राइज मतलब सरप्राइज इन द सेंस कि जितने भी आईसीआई स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन रहेंगे उन सारे क्वेश्चंस का एक प्लेलिस्ट मैं आपके लिए लेके आऊंगा, और उस प्लेलिस्ट के अंदर सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूं। क्या आप बात कर रहे हो सर? सारे क्वेश्चंस करवाओगे? यस बच्चों, सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा। और उसके बाद हम लेके आने वाले हैं आप लोगों के लिए एक एमसीक्यू प्लेलिस्ट। जो भी केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू रहेंगे वो सारे एमसीक्यू अपन डिस्कस करने वाले हैं, उसका प्लेलिस्ट अलग होगा। तो बच्चों, रिवीजन लेक्चर का एक प्लेलिस्ट रहेगा, वो रिवीजन लेक्चर्स आपको कंप्लीट देखना है, ठीक है। उसके बाद ही आपको क्वेश्चन करना है। उसके बाद क्वेश्चंस का एक प्लेलिस्ट रहेगा और एमसीक्यू का प्लेलिस्ट रहने वाला है। सर मजा आ गया, क्या बात है सर, क्या बात है सर, आपने तो मजा दिलवा दिया। ओके सर, बच्चों सब आप लोगों के लिए है। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 2 रेजिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। सर ये चैप्टर अपन क्यों पढ़ते हैं, क्यों अपन को किसी भी पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना पड़ता है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? देखो, एक बात मुझे बताओ, अगर जब तक किसी भी पर्सन का आपको रेजिडेंशियल स्टेटस पता नहीं होगा तब तक उसकी टैक्सेबिलिटी इंडिया में नहीं होगी दोस्तों। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा सामने वाला पर्सन क्या है। अगर सामने वाला पर्सन रेजिडेंट है तो क्या होगा सर, उसका ग्लोबल इनकम, मतलब अगर वो इंडिया में पैसा कमा रहा है, यूएस में कमा रहा है, यूके में कमा रहा है, कहीं पे भी कमा, उसका पूरा का पूरा ग्लोबल इनकम क्या होगा दोस्तों, टैक्सेबल होगा इंडिया के अंदर। वैसे ही अगर कोई नॉन रेजिडेंट है तो उसका ओनली इंडियन इनकम। अब सर इंडियन इनकम क्या होता है, फॉरेन इनकम क्या होता है, ये तो हमको आता ही नहीं है। कोई बात नहीं दोस्तों, सब सिखाया जाएगा आप लोगों को, घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। तो नॉन रेजिडेंट है तो उसकी ओनली इंडियन इनकम ही टैक्सेबल होती है। यहां तक समझ में आया आप लोगों को? यस सर, हमको समझ में आ चुका है। चलिए, अब सर रेजिडेंशियल स्टेटस हर साल का अलग अलग हो सकता है, जरूरी नहीं हर साल सेम हो सकता है। सर अगर कोई भी पर्सन इंडियन रेजिडेंट है, क्या तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, तो क्या वो रेजिडेंशियल स्टेटस वो रेजिडेंट होगा? जरूरी नहीं है। इस ये कंडीशन कभी भी मैट हो, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। सर रेजिडेंशियल स्टेटस जो कैलकुलेट होता है वो एवरी ईयर के लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, क्योंकि वो हर साल क्या होता है सर, चेंज होता है। हर साल क्या होता है दोस्तों, चेंज होता है। चलिए सर, अगर कोई भी पर्सन रेजिडेंट है एक कंट्री का, तो क्या वो दूसरे कंट्री का रेजिडेंट हो सकता है सेम ईयर में? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। इंडिया में 182 डेज की कंडीशन है, वो फुलफिल करो। बाहर कुछ और कंडीशन है तो उसको फुलफिल करो, ठीक है। सिटीजनशिप ऑफ अ कंट्री और रेजिडेंशियल स्टेटस डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है। क्या होता है सर? डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है। सिटीजनशिप आपको बच्चों अलग अलग देश का भी मिल सकता है, लेकिन रेजिडेंट स्टेटस उस कंट्री का उस ईयर के अंदर कंप्लीट होने पर ही आपको रेजिडेंट माना जाता है, अदरवाइज नहीं माना जाता है। क्लियर है सर? सर ऑनरस ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है, होता है कि वो रेजिडेंट है या नहीं है। अगर मैं बात करूं इंडिविजुअल और कंपनी की, तो डिपार्टमेंट के ऊपर ये बर्डन होता है कि उसको प्रूफ करना पड़ता है कि जो इंडिविजुअल और एचयूएफ है वो रेजिडेंट है या नहीं। इसके अलावा एचयूएफ फॉर्म एलएलपी के केस में ये अज्यूम्ड होते हैं कि वो रेजिडेंट है, ठीक है। अगर वो रेजिडेंट नहीं है तो उनको खुद को प्रूफ करना पड़ता है। सिमिलरली अदर एसएससी के केस में, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के केस में एसएससी की ड्यूटी बनती है कि उसको रिलेवेंट डॉक्यूमेंट और फैक्ट सबमिट करने पड़ते हैं। चलिए, अब रेजिडेंशियल स्टेटस सबसे पहले अपन बात करते हैं सर इंडिविजुअल के केस में। किसके लिए बात करते हैं? इंडिविजुअल के केस में। चलिए, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि कोई भी पर्सन रेजिडेंट कब होगा और कोई भी पर्सन नॉन रेजिडेंट कब होगा। रेजिडेंट होने के लिए क्या कंडीशन होती है कि प्रीवियस ईयर, अपने केस में प्रीवियस ईयर कौन सा है सर? 25-26 अपना प्रीवियस ईयर है। तो क्या कंडीशन है सर? दो कंडीशन है, दो में से अगर एक भी कंडीशन फुलफिल हो गई तो सामने वाला पर्सन रेजिडेंट, अदरवाइज क्या हो जाएगा सर? नॉन रेजिडेंट, ठीक है। कंडीशन क्या है कि वो इंडिया के अंदर प्रीवियस ईयर जो भी है मेरा 25-26 के अंदर 182 डेज और मोर रहा होना चाहिए, ठीक है। बात करते हैं अपन फॉर एग्जांपल विराट कोहली की। आपको पता है ये विराट कोहली अभी लंदन शिफ्ट हो चुके हैं, तो सर क्या वो इंडिया के रेजिडेंट है? सर वो क्या इंडिया के सिटीजन है? सर यस, वो सिटीजन है, उनके पास सिटीजनशिप है इंडिया की।
सर क्या उनको इंडिया में टैक्स पे करना है? वो सर डिपेंड करता है कि विराट कोहली इंडिया के अंदर प्रीवियस ईयर 25-26 के अंदर 182 डेज या इससे ज़्यादा रुके हैं या नहीं। अगर नहीं रुके हैं तो दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो दूसरी देख लो। दूसरी क्या है? स्टे इन इंडिया 60 डेज और मोर इन द प्रीवियस ईयर, और पिछले 4 सालों के अंदर 365 डेज और मोर। पिछले 4 साल कौन से? मेरा प्रीवियस ईयर सर 25-26, तो इसके पिछले 4 साल कौन से हो जाएंगे सर? प्रीवियस ईयर 24-25, प्रीवियस ईयर 23-24, प्रीवियस ईयर 22-23 एंड प्रीवियस ईयर 21-22। तो इन पिछले 4 सालों के अंदर 365 डेज और मेरा प्रीवियस ईयर 25-26 के अंदर 60 डेज, ये दोनों कंडीशन, क्योंकि यहाँ वर्ड क्या यूज हुआ है? एंड, तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अगर दोनों फुलफिल हो जाती है तो उस केस में क्या हो जाएगा सर? दोनों कौन सी? 182 डेज और 60 वाली? नहीं नहीं नहीं, 60 डेज प्रीवियस ईयर में और उसके पिछले 4 सालों में 365 डेज और मोर। ठीक है, चलो पहली कंडीशन क्या है? 182 डेज और मोर होना चाहिए, प्रीवियस ईयर में नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। दूसरी कंडीशन क्या है? प्रीवियस ईयर में 60 डेज और मोर और उसके पिछले 4 सालों के अंदर 365 डेज और मोर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंडिया में स्टे होना चाहिए। हो गया तो रेजिडेंट, नहीं हुआ तो नॉन रेजिडेंट, कहानी खत्म। ओके नेक्स्ट सर, अगर कोई भी पर्सन रेजिडेंट हो गया तो सर वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट कब होगा? तो दो कंडीशन आपको फुलफिल करनी है सर, दो कंडीशन दोनों की दोनों करनी है, दो में से एक करें, आपको दोनों की दोनों फुलफिल करनी पड़ेगी। यहाँ वर्ड क्या यूज हुआ सर? एंड। एंड का मतलब होता है दोनों। क्या कंडीशन है? देखो पहली कंडीशन, पिछले 10 प्रीवियस ईयर में से जो भी मेरा प्रीवियस ईयर है, जैसे मेरा प्रीवियस ईयर है 25-26, इसको छोड़ दो, इसके पिछले 10 प्रीवियस ईयर के अंदर जैसे 24, 25, 23, 24, 22, 23, 21, 22 एंड सो ऑन, इसके 10 प्रीवियस ईयर में से दो प्रीवियस ईयर में वो क्या होना चाहिए? रेजिडेंट होना चाहिए। 10 में से कम 2 में से। अब सर रेजिडेंट कैसे होगा? रेजिडेंट होने के लिए दो ही कंडीशन है, या तो 182 डेज और मोर प्रीवियस ईयर में रहा हो, या फिर 60 डेज और मोर प्रीवियस ईयर में रहा हो और उसके पिछले 4 सालों में 365 डेज और मोर प्रीवियस ईयर में रहा हो, तो ही पॉसिबल है। क्या बात है सर, क्या बात है। 10 सालों में से 2 सालों में यह कंडीशन होनी चाहिए। ओके, दूसरी कंडीशन कि सर पिछले 7 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रेसिडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, मतलब मेरा प्रीवियस ईयर 25-26 है, उसके पिछले 7 साल कौन से है सर? 24-25, 23-24, 22-23 एंड 21-22 एंड सो ऑन, 7 सालों तक। अब इन 7 सालों के अंदर कम से कम 730 डेज और मोर वो इंडिया के अंदर क्या होना चाहिए सर? उसका स्टे होना चाहिए। क्या बात है सर, उसका इंडिया में 730 दिन से ज़्यादा का स्टे होना चाहिए, तब वो बनेगा रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अदरवाइज वो क्या बन जाएगा सर? आर बट एनओआर। आर बट एनओआर बनने के लिए इन्होंने लैंग्वेज क्या यूज़ किया सर? नेगेटिव यूज़ किया। नेगेटिव का मतलब क्या है? देखो दो तो सेम है, तीसरी मैं आपको सेपरेटली बताऊंगा। दो क्या है सर? कि पिछले 10 सालों में से वो 9 साल, कम से कम 9 साल नॉन रेजिडेंट होना चाहिए। वही बात हो गई। देखो 2 साल रेजिडेंट होगा तो उधर आ जाएगा 9, 10 में से 9, 9 आउट ऑफ 10 क्या होना चाहिए? नॉन रेजिडेंट। और कि 7 प्रीवियस ईयर के अंदर उसका कम से कम 729 डेज और लेस इंडिया में होना चाहिए। वही बात हो गई ना सर, नेगेटिव वे में लिखा है इसमें। ओके, नेक्स्ट है सर सिटीजनशिप वाला कॉन्सेप्ट। सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट के अंदर मैं आपको कंप्लीटली सेपरेटली सिखाऊंगा, ठीक है, यहाँ से नहीं देखें तो ही अच्छा रहेगा आपको। अब सर फॉरेन की इनकम का मतलब क्या होता है? इंडियन की इनकम का मतलब, अगर कोई भी इनकम आपने इंडिया से अर्न की है तो उसको इंडियन इनकम बोलते हैं। अब सर इंडिया से अर्न की का मतलब क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन एक चीज़ अभी सुन लो, अगर कोई भी बिजनेस आउटसाइड इंडिया है, ठीक है, अकर और अराइज आउटसाइड इंडिया है, लेकिन वो बिजनेस कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, वो प्रोफेशन इंडिया में सेटअप है, तो उसको इंडियन इनकम मान लिया जाएगा। दिमाग में डाल लो ये बात, अगर कोई भी बिजनेस है, वो बिजनेस सर क्या इंडिया के बाहर है, लेकिन वो कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, मतलब उसका डायरेक्टर जो भी उसको कंट्रोल कर रहे हैं ना, वो कंट्रोल कहाँ से कर रहे हैं? इंडिया से कर रहे हैं, तो वो इंडियन इनकम माना जाता है। क्लियर है? चलो ठीक है सर, ओके। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि इन 3 सिचुएशन के अंदर ओनली आपको एक कंडीशन देखनी है। कौन सी कंडीशन सर? अगर सामने वाला पर्सन 182 डेज और मोर इंडिया में रहा है तो रेजिडेंट, अदरवाइज सीधा सीधा नॉन रेजिडेंट। सर ऐसा क्यों? सर वो 60 डेज वाली कंडीशन देखनी है? नहीं देखनी, 60 डेज वाली कंडीशन यहाँ पर आपको नहीं देखनी है। सर कौन कौन सी कंडीशन है ऐसी? देखो सबसे पहले, अगर कोई भी पर्सन इंडिया छोड़ के जा रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हो गया सर? या तो वो जॉब के लिए जा रहा है, या वो बिजनेस के लिए जा रहा है, या सर जॉब या बिजनेस, इसके अलावा और क्या हो सकता है? प्रोफेशन के लिए जा रहा है, सीए की प्रैक्टिस, सीपीए की डिग्री ले ली और सीपीए की प्रैक्टिस करने जा रहा है, तो वहाँ पर वो इंडिया छोड़ के क्यों जा रहा है सर? एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए। तब ऐसा देखा जाता है कि आपका स्टे, अब सर यहाँ पे विराट कोहली कवर होंगे? नहीं होंगे। क्यों? विराट कोहली ओनली स्टे के लिए गए हैं वहाँ पे लंदन, वहाँ ना तो वो बिजनेस कर रहे हैं, ना वो प्रोफेशन कर रहे हैं, ना उनका कोई भी जॉब करने गए, ठीक है, तो वहाँ पे विराट कोहली 60 डेज वाली कंडीशन भी रेफर कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी पर्सन है, जैसे फॉर एग्जांपल पिंटू है, पिंटू इंडिया छोड़ के गया जॉब के लिए, ठीक है, यूएस से गया जॉब के लिए कि डॉलर में कमाऊंगा, डॉलर में कमाऊंगा,
तो वो चला गया। अब उस केस में क्या हो गया, पिंटू चला गया वहाँ पे, तो पिंटू के केस में ओनली 182 डेज अगर वो इंडिया में रहा, अपने मम्मी पापा से मिलने आया, तो ही वो रेजिडेंट माना जाएगा। 60 डेज वाली कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी। सिमिलरली अगर कोई भी शिप का आप क्या हो सर क्रू मेंबर हो, इंडियन शिप के आप क्या हो सर क्रू मेंबर हो, कोई भी शिप इंडिया से बाहर जा रही है, ऐसे पानी में से जा रही है, छपाक एक मछली पानी में गई, छपाक मछली नहीं गई है, शिप जा रहा है इधर पानी में से, ओके, तो उस शिप के आप मेंबर हो, क्या हो सर शिप के मेंबर हो, तो उस केस में भी आप इंडिया के रेजिडेंट माने जाओगे तब जब ओनली 182 डेज से ज़्यादा इंडिया में रहे हो, अदरवाइज नहीं। दूसरा है सर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर कोई भी पर्सन ऐसा है जो क्या है सर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, ठीक है, पर्सन देखो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और पर्सन ऑफ इंडियन सिटीजन का मतलब क्या हो गया, जैसे आप इंडिया में नहीं हो लेकिन आपके दादाजी परदादाजी या कोई भी जो अनडिवाइडेड इंडिया था ना 1947 से पहले, जब इंडिया का पार्टीशन नहीं हुआ था पाकिस्तान के साथ या पाकिस्तान से, उससे पहले कोई ना कोई पर्सन यहाँ रहते थे आपके। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो रचिंद्र रविंद्र, ठीक है, न्यूजीलैंड का खिलाड़ी है लेकिन इंडियन सिटीजन है। वो क्यों है सर इंडियन सिटीजन, इंडियन ओरिजिन का पर्सन क्यों है सर, क्योंकि उनके जो रूट्स है, उनके दादाजी परदादाजी है वो अनडिवाइडेड इंडिया में रहते थे, ठीक है सर। अगर कोई भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या पर्सन ऑफ इंडियन सिटीजन है वो रेजिडेंट इंडिया में तभी माना जाएगा तब 182 वाली कंडीशन हो, 60 डेज वाली यहाँ एप्लीकेबल नहीं होती है। अब सर यहाँ पर एक कंडीशन और है जो मैं आपको सेपरेटली सिखाऊंगा अभी। सर एक पॉइंट और है सर, यहाँ पर ग्रैंड पेरेंट के अंदर मैटरनल और पैटर्नल दोनों कवर होंगे, यस सर, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन में दोनों कवर होंगे। सर एक पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं कि स्टे इन इंडिया के अंदर दोनों दिन काउंट होंगे। अगर विराट कोहली इंडिया के अंदर आते हैं, जिस दिन उन्होंने एयरपोर्ट पे पैर रखा है इंडियन एयरपोर्ट पे, वो दिन भी काउंट होगा, और जिस दिन वो इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है, जिस दिन उन्होंने एयरपोर्ट पे वापस से पैर रखा जाने के लिए, तो वो दिन भी काउंट होगा। लेकिन अगर मैं शिप्स की बात करूं, अगर आप एक ऐसी शिप में काम कर रहे हैं जो क्या है बच्चों आउट गोइंग शिप है, फॉरेन बॉन्ड शिप है, मतलब या तो इंडिया से स्टार्ट होती है और फॉरेन में जाकर के रुकती है, या फॉरेन से स्टार्ट होती है या इंडिया में आकर के रुक जाती है, ठीक है, वापस नहीं आती है, वैसा कुछ है। वैसा सिचुएशन में क्या होता है सर, एक कंटिन्यू डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होता है, उसमें आपको जिस दिन आप बोर्डिंग करते हैं तो द डे व्हेन यू बोर्डिंग ऑन दैट बोर्ड, वो वाला दिन काउंट होता है। और जब आप उस बोर्ड से क्या करते हैं, जब साइन ऑफ करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं, तो आपको दोनों समय आपको क्या करना पड़ता है, वापस साइन करना पड़ता है। अब जैसे देखो आप किसी कंपनी में या स्कूल जाते थे तो आपको एंट्री डेट और आउट डेट, आउट टाइम और एंट्री टाइम दोनों डालना पड़ता था डेट और टाइम के साथ में, वैसे ही इनको एक कंटिन्यू डिस्चार्ज सर्टिफिकेट पर टाइम डालना पड़ता है। अब जिस दिन उस बंदे ने उस बोर्ड पे पैर रखा, ठीक है, उसने डिस्चार्ज सर्टिफिकेट पे साइन किया डेट पर और रिटर्न के टाइम पर साइन किया, उतना दिन अगर वो इंडिया के बाहर रहा तो दोनों के दोनों दिन काउंट किए जाएंगे आउट ऑफ इंडिया। क्लियर है? चलिए सर, अब अपन बात करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडियन सिटीजन। एकदम ध्यान से कान खोल के अपने दोनों कानों को ऐसे होबो की तरह खड़ा कर लो। कैसे कर लो सर? होबो की तरह। होबो पता है हाथी में आता था, उसके कान ऐसे रहते थे, एकदम ऐसे होबो की जैसे रहते थे। आपको क्या करना है, वैसे ही अपने कान को खड़ा करके सुनना है, ठीक है, दिमाग से सुनना है, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालना नहीं है। कैसे सर? देखो, हम बात करते हैं इंडियन सिटीजन। इंडियन सिटीजन इंडियन रेजिडेंट हो या नहीं हो इससे फर्क नहीं पड़ता, अगर किसी के पास में इंडिया का सिटीजनशिप है, वीजा की बात नहीं कर रहा हूँ, सिटीजनशिप की बात कर रहा हूँ। और कंडीशन क्या है, अगर उसकी इनकम 15 लाख रुपए तक है, सर क्या है, उसकी इनकम 15 लाख रुपए तक है, तो उस केस में आपको सिंपल एक कंडीशन देखनी है कि प्रीवियस ईयर के अंदर वो बंदा 182 डेज और मोर इंडिया में रहा है तो रेजिडेंट, नहीं रहा है तो सीधा नॉन रेजिडेंट, दिमाग लगाना ही नहीं है। क्लियर है? उसकी इनकम 15 लाख रुपए तक है तो। दूसरी कंडीशन, अगर कोई भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या फिर सिटीजन है और उसकी इनकम, सर कौन सी इनकम, आपने इनकम तो बोल दिया, अब मैं इनकम में बताऊं, ओनली इंडियन इनकम की बात कर रहा हूँ, फॉरेन इनकम की बात नहीं कर रहा हूँ। इंडियन इनकम क्या होता है वो मैं सिखाऊंगा, लेकिन अभी सुनो, ओनली इंडियन इनकम 15 लाख रुपए तक, क्योंकि बाहर की इनकम तो इससे ज़्यादा ही हो ही सकती है ना। उसका क्या है सर, इंडियन इनकम अदर देन फॉरेन इनकम। सर उसका इंडियन इनकम अदर देन फॉरेन इनकम, ठीक है, टोटल इनकम अदर देन फॉरेन इनकम का मतलब वही हो गया इंडियन इनकम। उसका कितना है सर, 15 लाख से ज़्यादा है, 15 लाख तक है तब तो 182 डेज वाली कंडीशन, लेकिन 15 लाख से ज़्यादा है तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा सर, वो रेजिडेंट होगा बट सिंपल रेजिडेंट, बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा, सीधा नॉट ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी में तो जाना ही नहीं है। कंडीशन क्या है, या तो वो इंडिया में 182 डेज और मोर रहा हो, या और दूसरी कंडीशन क्या है, ये फुलफिल नहीं कर पा रहा है तो आपको पता है दूसरी कंडीशन में 60 डेज था, वो 60 डेज यहाँ पर 120 डेज और मोर हो जाएगा ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर ड्यूरिंग द 4 इमीडिएटली प्रेसिडिंग द प्रीवियस ईयर। क्लियर है यहाँ तक?
सर समझ में आया? नहीं आया? देखो आपको वापस एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल के थ्रू समझो, मजा आ जाएगा। अपन बात करते हैं सर विराट कोहली की। विराट कोहली की मैं बात करूँ, ये तो आप मानते हो विराट कोहली इंडियन सिटीजन है? हाँ सर, हाँ सर, इतने टाइम से इंडिया से खेल रहा है तो सिटीजन तो इंडिया का ही हुआ ना। ओके, अब विराट कोहली लंदन चले गए, चलिए अब विराट कोहली का रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो इंडियन सिटीजन है। तो उस केस में दिमाग लगाओ, उसका इंडियन इनकम अदर देन फॉरेन इनकम, इंडियन इनकम में जैसे वो आईपीएल से पैसा कमा रहा है, ठीक है, उसके अलावा बीसीसीआई से पैसा कमा रहा है, या यहाँ पे उसका पूमा का बिजनेस चल रहा है उससे पैसा कमा रहा है, तो वो सब क्या है, उसका इंडियन इनकम है। कि सर विराट कोहली है, विराट कोहली का इनकम 15 लाख रुपए से क्या है सर, ज़्यादा है। ओके, ये तो पता चल गया। अब उसका रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे पता चलेगा? दो कंडीशन, पहला या तो 25-26 के अंदर जो अपना प्रीवियस ईयर है 182 डेज से ज़्यादा इंडिया में रहा हो, ठीक है, ठीक है, नहीं रहा है कोई बात नहीं। दूसरी कंडीशन 60 डेज नहीं 120 डेज और मोर इंडिया में रहा हो, और 365 डेज और मोर पिछले 4 सालों में इंडिया में रहा हो, इतना तो हो ही जाएगा, तो वो रेजिडेंट हो जाएगा और उसका ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो जाएगा। अब यहाँ पर वो कौन सा पर्सन बनेगा सर? ग्लोबल इनकम होगा। देखो वो ग्लोबल इनकम कब होता है? जब रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट होते हो। लेकिन आप रेजिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जो कि विराट कोहली बनेंगे, तो उस केस में उनका ओनली इंडियन इनकम टैक्सेबल होगा, ठीक है। फॉरेन का इनकम वो बाहर टैक्स भरेंगे, लेकिन जो इंडिया का इनकम है उस पर तो इंडिया में टैक्स भरना पड़ेगा ना। चलो, अब सर डीम्ड रेजिडेंट का मतलब क्या हो गया? डीम्ड रेजिडेंट कोई भी इंडिविजुअल सिटीजन है, ठीक है। अब उस केस में क्या है सर, ये एक नया प्रोविजन लाया गया इंडिया के अंदर, जो भी इंडियन इनकम है, ठीक है, और जो भी फॉरेन इनकम है, लेकिन फॉरेन इनकम का बिजनेस कंट्रोल और सेटअप फ्रॉम इंडिया हो रहा है, और कंडीशन क्या है कि आप क्या हो सर, सिटीजन हो इंडिया के या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, और आपका टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स का इनकम 15 लाख से ज़्यादा है, और आपके ऊपर किसी भी कंट्री में टैक्स नहीं लग रहा है, तो उस केस में आपको इंडिया में टैक्स भरना पड़ेगा। कंडीशन क्या है? ओनली एप्लीकेबल टू सिटीजन ऑफ इंडिया और इंडिविजुअल, और उसका इंडियन इनकम 15 लाख रुपए से ज़्यादा है। 15 से कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, 15 से ज़्यादा है, और किसी भी कंट्री में, अगर यही विराट कोहली की बात करते हैं, इंडियन सिटीजन है, ठीक है, इंडियन इनकम 15 से ज़्यादा है, ठीक है, और यूके के अंदर टैक्स भी नहीं लगता, तो उस केस में उसका क्या हो जाता सर, उसको इंडिया में टैक्स पे करना पड़ता, ठीक है। डीम्ड रेजिडेंट हो जाता वो इंडिया का, लेकिन वो कौन सा डीम्ड रेजिडेंट होता? ही शैल बी आर बट एनओआर। आर बट एनओआर के केस में क्या होता है सर, ओनली इंडियन इनकम टैक्सेबल होती है, फॉरेन की इनकम टैक्सेबल नहीं होती। विराट कोहली बोलता मैं यूके में गया इसीलिए कि वहाँ पे टैक्स नहीं लगता, ठीक है, और आप बोल रहे हो इंडिया में आपको टैक्स भरना पड़ेगा। नहीं नहीं, वो बोलेंगे नहीं इंडिया में नहीं भरना है, ओनली इंडियन इनकम है ना उस पर इंडिया में आपको टैक्स भरना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। ओके सर, अब हम बात करते हैं हमारे एचयूएफ के केस में रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है। देखो रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट ओनली इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में आर और एनओआर भी होता है, लेकिन बाकी सब के केस में खाली रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट होता है। अब इंडिविजुअल के केस में अपन ने सीख लिया, एचयूएफ के केस की अगर मैं बात करूं तो अगर कोई भी मैनेजमेंट और बिजनेस है वो कंट्रोल हो रहा है होली और पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया, तो क्या हो जाएगा सर, वो रेजिडेंट हो जाएगा। लेकिन होली सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया तो वो क्या हो जाएगा सर, नॉन रेजिडेंट होगा। एचयूएफ का मतलब क्या होगा, ये अपन ने क्लास 1 में सीख लिया था। अब हम बात करते हैं एचयूएफ के अंदर, फॉर एग्जांपल ये मेरे दादाजी हैं, ठीक है, ये मेरी फैमिली है। अब इस फैमिली के अंदर 2 भाई थे। अब 2 भाई, एक भाई इंडिया के अंदर है, एक भाई दुबई के अंदर है, और दोनों के दोनों मिलकर के क्या कर रहे हैं, उस एचयूएफ को कंट्रोल कर रहे हैं। एक इंडिया से कंट्रोल कर रहा है, एक दुबई से कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है सर, होली और पार्टली, पार्टली तो इंडिया में सिचुएटेड है ना, तो उस केस में रेजिडेंट मान लिया जाएगा। दूसरा, अब दादाजी का एक ही बेटा है ताऊ जी मेरे, और ताऊ जी पूरा पूरे दुबई चले गए, तो उस केस में जितना भी डिसीजन है, कंट्रोल है, होली आउटसाइड इंडिया हो गया। क्लियर है? तो यहाँ पर वो पूरा का पूरा नॉन रेजिडेंट होगा, ठीक है। अब रेजिडेंट हो गया, अब सर आर है या एनओआर है, आर है या एनओआर है, या आर है या ओआर है, वो कैसा पता चलेगा? उसके लिए जो एचयूएफ का कर्ता होता है, कर्ता कौन होता है, मेन पर्सन जो होता है ना, वो 2 कंडीशन सेटिस्फाइड करना चाहिए, 2 एडिशनल कंडीशन। कौन कौन सी 2 एडिशनल कंडीशन है जो मैंने आपको बताई थी? याद करो याद करो याद करो। पहली कंडीशन, पिछले 10 प्रीवियस ईयर के अंदर में से वो 2 प्रीवियस ईयर में क्या होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए, और पिछले 7 सालों के अंदर वो कम से कम 730 डेज और मोर इंडिया के अंदर होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन फुलफिल होगी सर, दोनों, यस दोनों होगी, तो वो आर और ओ आर होगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा सर, वो आर और एन ओ आर। क्लियर है? यस सर। अब अपन डिस्कस करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी। कंपनी के केस में क्या होगा सर, अगर कोई भी इंडियन कंपनी है जैसे टाटा मोटर्स, क्या है, ऑलवेज रेजिडेंट होगा। लेकिन अगर कोई भी फॉरेन कंपनी है, तो फॉरेन कंपनी जैसे अमेजोन, अमेजोन क्या है, बाहर की कंपनी है, तो उसके केस में अपने को क्या देखना पड़ेगा सर, उसका पोएम। पोएम क्या होता है, बचपन में जो अपन पोएम गाते थे, लाल टमाटर खाऊंगा मोटा नहीं नहीं, वो पोएम भी नहीं होती वैसे तो। पोएम का मतलब होता है यहाँ पर कि उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहाँ है सर, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहाँ है वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है।
अब सर अगर किसी भी कंपनी का प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया के अंदर है, ठीक है, तो वो रेजिडेंट हो जाएगा, लेकिन उसका पोएम आउटसाइड इंडिया है तो वो क्या हो जाएगा सर, नॉन रेजिडेंट। ठीक है, इंडिविजुअल एचओएफ के केस में आर एन आर होता है, बाकी कहीं पे भी कुछ नहीं होता, सीधा रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। सर ये पोएम का मतलब क्या हो गया, पोएम का आपने बोल दिया प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। पोएम का मतलब होता है सर कि एक ऐसा प्लेस, ठीक है, जहाँ से की मैनेजमेंट और कमर्शियल डिसीजन लिए जाते हैं, ठीक है, बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए। अब सर ये क्या होता है, इसका मतलब ये हो गया जैसे कि मेरे को रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदना है, ठीक है, मेरा वेंडर कौन होगा, मेरा क्रेडिटर कौन होगा, मेरे को प्लांट एंड मशीनरी कहाँ से खरीदनी है, ये जहाँ से भी डिसीजन लिए जाते हैं ना किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए, वो डिसीजन कौन ले रहा है और कहाँ से ले रहे हैं, की मैनेजमेंट और कमर्शियल डिसीजन अगर इंडिया से लिए जा रहे हैं तो उसका पोएम इंडिया में माना जाता है और आपको वो रेजिडेंट हो जाएगा, इंडिया में टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन अगर ये कमर्शियल डिसीजन इंडिया के बाहर लिए जा रहे हैं, ठीक है, और तब इसका पोएम इंडिया के बाहर माना जाता है और वो नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। ओके सर। और अदर एसएससी के केस में रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालेंगे, अगर रेजिडेंट कब होगा, जब कंट्रोल और मैनेजमेंट पार्टली भी इंडिया में हो तो भी चल जाएगा, फुल्ली हो तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर फुल्ली होली सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया तो वो सीधा का सीधा क्या हो जाएगा सर, नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। तो ये अपन ने रेजिडेंशियल स्टेटस सीख लिया। अब अपन सीखते हैं सर स्कोप ऑफ इनकम। आप इतनी देर से बोल रहे हो इंडियन इनकम, इंडियन इनकम, फॉरेन इनकम, फॉरेन इनकम। अब सर इंडियन इनकम कैसे मेरे को पता चलेगी, फॉरेन इनकम कैसे मेरे को पता चलेगा, तो ध्यान से सुनना। इंडियन इनकम कौन सी होती है, अगर कोई भी इनकम आपको रिसीव्ड इन इंडिया हो रहा है, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ कि मैंने आपका डीटी का लेक्चर ले रहा हूँ, मैं डीटी का लेक्चर लेने के लिए मेरे को बांग्लादेश से कॉल आया और बांग्लादेश में पहुंचा। जैसे ही मैं बांग्लादेश पहुंचा, मैंने वहाँ पे क्या किया सर, डीटी का लेक्चर ले लिया, और डीटी का लेक्चर लेते ही मैं चुपचाप फ्लाइट लेकर के इंडिया के अंदर आ गया। और वहाँ पर आने के बाद मेरे को कॉल है, सर आपका पेमेंट, मैंने बोला ट्रांसफर कर दो अकाउंट में, तो उन्होंने इंडिया के अंदर मेरे को पेमेंट भेजा। तो यहाँ पर पेमेंट रिसीव्ड इन इंडिया हुआ है, तो सीधा का सीधा क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर वो मेरा इंडियन इनकम हो जाएगा। दूसरा, डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, ये क्या होता है सर, ये डिस्कस करेंगे अपन थोड़ी देर बाद में। अगला हो गया अक्रू इन इंडिया। अक्रू इन इंडिया का मतलब क्या हो गया, सूरत में मेरे को सर ने बुलाया और सर ने बोला कि सौरभ सर आपको सूरत आकर के लेक्चर लेने हैं, तो सूरत क्या है सर, इंडिया में ही है, तो अक्रू इन इंडिया हो गया। भले ही मेरे को रिसीव सर बोले कि दुबई में आपको पैसा दूंगा, लेकिन अक्रू इंडिया में हो गया तो टैक्स लग जाएगा। नेक्स्ट हो गया डीम टू बी अक्रू इन इंडिया। ये क्या होता है डीम टू बी अक्रू इन इंडिया, ये भी अपन डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद। सर अब फॉरेन इनकम का मतलब क्या हो गया, फॉरेन इनकम का मतलब होता है सर ऐसी इनकम ना तो वो इंडिया में अक्रू हो रही है और ना ही वो इंडिया में रिसीव हो रही है, ना ही वो इंडिया में डीम टू बी अक्रू हो रहा है और ना ही वो इंडिया में डीम टू बी रिसीव हो रहा है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, वो पूरा का पूरा फॉरेन इनकम। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैं बांग्लादेश पढ़ाने गया, ओके, बांग्लादेश में पढ़ाने गया, जैसे ही मैं निकलने वाला था वैसे ही मेरे को वहाँ पे रोक लिया इंस्टीट्यूट ने और बोला रुको रुको सर पेमेंट लेके जाओ, और बांग्लादेश की करेंसी में उन्होंने मेरे को क्या कर दिया सर, पेमेंट कर दिया। ओके, और वो पेमेंट लेके मैं इंडिया आ गया। अब मेरे को एक बात बताओ, सर्विस मैंने कहाँ दी है, बांग्लादेश में, इंडिया के बाहर है, और पेमेंट मेरे को कहाँ मिला है, इंडिया के बाहर में मिला है, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट फॉरेन का इनकम हो जाएगा। क्लियर है? चलो चलो अब हम बात करते हैं इंसिडेंस ऑफ टैक्स फॉर इंडिविजुअल और एचयूएफ। इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में टैक्स कब लगता है। ओके, तो अब मैं जो सिखाने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सीखना, इस टेबल को दिमाग में घुसा लेना। कैसे घुसाओगे, तीन तरह के लोग होते हैं। पहला इंडिविजुअल और एचयूएफ की बात करता हूँ, उसमें तीन तरह के कौन से लोग होते हैं। सबसे पहला होता है सर रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट, फिर होता है रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और उसके बाद में होता है सर नॉन रेजिडेंट। ठीक है, तीन तरह के लोग। इनकम कौन सी होती है, एक होता है इंडिया की इनकम और एक होता है फॉरेन की इनकम। ठीक है सर, समझ गए हम लोग। अब सर जो इंडिया की इनकम होगी उसके ऊपर टैक्स किस किस को पे करना है, सिंपल है, टेबल बना ली, 1 2 3, आर ओ आर, आर एन ओ आर और एन आर। ठीक है, इंडियन इनकम, इंडियन इनकम तो तीनों को टैक्स भरना पड़ेगा, तीनों पे टिक टिक टिक। अब फॉरेन की इनकम, फॉरेन की इनकम आर एन ओ आर ने तो इतने पाप किए हैं ना बच्चों, उसको सारी इनकम पे टैक्स भरना पड़ेगा, तो उसको टैक्स भरना पड़ेगा आर एन ओ आर को, फॉरेन की इनकम पे भी। ओके, अब बात करते हैं आर एन एन ओ आर। आर एन एन ओ आर के केस में फॉरेन की इनकम पे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक फॉरेन की इनकम नहीं होती। अगर कोई भी बिजनेस इंडिया के बाहर है लेकिन वो क्या हो रहा है सर, कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, ठीक है, सेटअप इंडिया के अंदर है, तो वहां पर उसको इंडिया में टैक्स पे करना पड़ेगा, बाकी का उसको टैक्स पे नहीं करना पड़ता। और नॉन रेजिडेंट के केस में फॉरेन का इनकम पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट होता है, इंडिया में टैक्स पे करने की जरूरत नहीं होती है। अब हम बात करते हैं सर इंसिडेंस ऑफ टैक्स फॉर अदर्स। अदर्स के केस में क्या हो जाएगा सर, अदर्स के केस में अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। ठीक है, इंडिविजुअल एचओएफ के केस में आर एन ओ आर होता है, लेकिन कंपनी फर्म के केस में रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। इंडियन इनकम दोनों के लिए टैक्सेबल, फॉरेन इनकम ओनली रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल, नॉन रेजिडेंट के लिए नॉट टैक्सेबल। बात खत्म। चलिए सर अब अपन सीखते हैं डीम टू बी रिसीव्ड और अक्रू इन इंडिया का मतलब क्या होता है।
डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया का मतलब क्या होगा और डीम टू बी अक्रू इन इंडिया का मतलब क्या होगा, ये आपने बताया था सर। डीम टू बी अक्रू और रिसीव्ड इन इंडिया टैक्सेबल होता है, कैसे होता है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया सेक्शन 7, ये अपन डिस्कस करेंगे, तो गौर से देखना इस चीज़ को। अब अपन बात करते हैं कि यहाँ पर विराट कोहली ने बीसीसीआई को सर्विस दी और वो क्या था सर, नेशनल ड्यूटी पे थे, और नेशनल ड्यूटी पर सर्विस देने के बाद में यूके शिफ्ट हो चुके हैं। अब इनको क्या मिलेगा सर कि उन्होंने, इनके एम्प्लॉयर ने इनका आरपीएफ के अंदर कंट्रीब्यूशन किया होगा या कर रहे होंगे, और ये भाई साहब शिफ्ट हो गए हैं इंडिया के बाहर। अब एक मेरे को बात बताओ, आपने पूरा जीवन इंडिया में रहे, इंडिया में सर्विस करी और इंडिया के रिसोर्सेज यूज़ किए, अब आप इंडिया के बाहर चले गए, एम्प्लॉयर ने आपके भी यहाँ पर आरपीएफ में कंट्रीब्यूशन किया और वहाँ बैठ के आप पीएफ का पैसा का क्या कर रहे हैं सर, एंजॉय कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं सर, मज़ा ले रहे हैं। तो जब सैलरी चैप्टर में आपको सिखाऊंगा तो मैं आपको बताता हूँ कि एम्प्लॉयर जितना आरपीएफ में कंट्रीब्यूशन करता है ना, अप टू 12% ऑफ सैलरी एग्जम्प्ट होता है, ठीक है, और उसके ऊपर क्या होता है सर, टैक्सेबल होता है। तो ये जो 12% के ऊपर होगा ना, वो इंडिया में टैक्सेबल माना जाएगा, आपको ऐसा मान लिया जाएगा, डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। वैसे ही सर इंटरेस्ट के केस में मैंने आपको बताया था 9.5% तक एग्जम्प्ट होता है, उसके ऊपर टैक्सेबल होता है, तो उस पर टैक्स आपको इंडिया में भरना पड़ेगा। अगर यूआरपीएफ से अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से आरपीएफ में आपने अमाउंट ट्रांसफर कराया तो भी डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया माना जाता है, क्योंकि आरपीएफ भी तो इंडिया का ही था। इसके अलावा अगर आपको कोई भी पेंशन मिलता है तो उस पेंशन में कंट्रीब्यूशन हुआ है, उसके बाद में आपको पेंशन मिलता है, तो आप बाहर चले गए लेकिन आपने सर्विस यहाँ दी, कमाया यहाँ से, तो वो भी डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया माना जाता है, भले ही आपको वहाँ पे मिल रहा हो। अगला है सर अक्रू इन इंडिया। अक्रू इन इंडिया का मतलब क्या हो गया, अगर कोई भी इनकम है, ठीक है, आउट ऑफ बिजनेस कनेक्शन आपको रिसीव्ड हुआ है इंडिया के अंदर। अब बिजनेस कनेक्शन क्या होता है मैं आपको अगर बताऊंगा तो इसका मतलब होगा सर, देखो बिजनेस कनेक्शन अपन सबसे लास्ट में डिस्कस करते हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो इंटर लेवल पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फाइनल लेवल पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बट आपके बिजनेस कनेक्शन का डेफिनेशन दे रखा है, डेफिनेटली अपन डिस्कस करेंगे। चलो, इन सैलरी अर्न इन इंडिया, अगर आपने कोई भी सैलरी इंडिया में अर्न करी है तो वो क्या हो जाएगा, अक्रू इन इंडिया माना जाएगा। सैलरी ऑफ गवर्नमेंट टू एन इंडियन सिटीजन फॉर सर्विस रेंडर आउटसाइड इंडिया, तो इसमें मैंने क्लास में आपको एक एग्जांपल दिया था कि सौरभ सर की पाकिस्तान एमबेसी में जॉब लग गई और वहाँ की कोई मैडम उनको पसंद आ गई और उन्होंने वहाँ पे उन्होंने शादी कर ली। अब वहीं पे वो रहते हैं पाकिस्तान के अंदर, उस केस में इंडियन गवर्नमेंट ने उनको वहाँ पे सर्विस करने के लिए भेजा, ठीक है, और वहाँ पर भाई साहब ने क्या किया, वहीं शिफ्ट हो गए। अब जो सैलरी उनको इंडियन गवर्नमेंट से मिल रहा है, ठीक है, और भले ही वो 182 डेज या ज़्यादा इंडिया में रहो या नहीं रहो, लेकिन जो इनकम उनको मिल रहा है ना, वो ऐसा माना जाता है कि डीम टू बी अक्रू इन इंडिया, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको पे करे। अगला है कि अगर कोई भी इंडियन कंपनी से आपको डिविडेंड मिल रहा है, आप बाहर चले गए लेकिन आपने इन्वेस्ट इंडियन कंपनी में किया, उसके कारण आपको क्या मिल गया सर, डिविडेंड मिला है, तो डीम टू बी अक्रू माना जाता है। नेक्स्ट है सर इनकम ऑफ इंटरेस्ट पेएबल बाय स्पेसिफाइड पर्सन। अब ये क्या होता है स्पेसिफाइड पर्सन, स्पेसिफाइड पर्सन अपन डिस्कस करेंगे आगे। उसके अंदर आपको बोला जाता है कि अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है तो इंटरेस्ट का इनकम मिलता है तो वो भी इंडिया में टैक्सेबल होता है। इनकम फ्रॉम रॉयल्टी, अब रॉयल्टी फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, प्रॉपर्टी और एसेट सिचुएटेड इन इंडिया, इससे भी आपको कोई भी इनकम मिलती है तो डीम टू बी अक्रू इन इंडिया माना जाता है। सिमिलरली अगर कोई भी कैपिटल एसेट है, ठीक है, कैपिटल एसेट इंडिया में है लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, गिफ्ट कर दिया किसी भी रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट को, जैसे विराट कोहली रेजिडेंट है इंडिया के और वहाँ पे ही बाजू के फ्लैट में ब्रेटली रहते हैं, तो उन्होंने अपना जो दिल्ली वाला फ्लैट है, वो दिल्ली वाला फ्लैट उन्होंने ब्रेटली को क्या कर दिया सर, ट्रांसफर कर दिया, गिफ्ट में दे दिया, ले जा मजे कर मजे कर मजे कर, इस चक्कर में दे दिया, तो उस केस में भी वो डीम टू बी अक्रू इन इंडिया ही माना जाता है। जस्ट बिकॉज यार इंडिया की प्रॉपर्टी है, आप कहीं पे भी बेचो, टैक्स तो इंडिया में भरना पड़ेगा ना। चलो अब अपन एक एक करके सारा पॉइंट डिस्कस करते हैं। चलो, तो आप नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई भी पर्सन है, ठीक है, उसने क्या किया, सैलरी अर्न इन इंडिया, इनकम सैलरी वाली अगर अर्न करी आपने इंडिया से फॉर सर्विस रेंडर इन इंडिया, तो उस केस में टैक्स पेएबल हो जाएगा इंडिया के अंदर। चलो एग्जांपल से समझते हैं। अगर बात करूं यहाँ पर मिस्टर निक की, मिस्टर जो प्रियंका चोपड़ा के हस्बैंड है, ठीक है, उन्होंने क्या किया, इंडिया के किसी भी पर्सन को सर्विसेज दी या फिर इंडिया की किसी भी कंपनी के अंदर क्या करते थे, राजस्थान जैसलमेर में उन्होंने अपना एक पानीपुरी का ठेला डाला और वहीं पर वो क्या कर रहे हैं सर, सर्विस दे रहे हैं, पानीपुरी खिला रहे हैं लोगों को, उससे क्या कर रहे हैं, इनकम अर्न कर रहे हैं, और वहाँ से जो भी पैसा वो कमा रहे हैं तो उस केस पे वो इंडियन इनकम होगा और उस पर इंडिया में टैक्स पे करना पड़ेगा। दूसरा, सैलरी अर्न आउटसाइड इंडिया। अब आउटसाइड इंडिया का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये है कि अगर सेम एग्जांपल जो मैंने आपको बोला था
कि नरेंद्र मोदी जी ने सौरव सर को अपॉइंट किया है कहाँ पर सर, पाकिस्तान में। आदित्य सर को रसिया में अपॉइंट किया है, मेरे को अपॉइंट किया है सर पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर मेरे को अपॉइंट किया और वहाँ की एम्बेसी में मैं जॉब कर रहा हूँ, ठीक है। तो जितना भी मेरा सैलरी होगा वो पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा इंडिया के अंदर। और मैंने आपको सैलरी में ऑलरेडी सिखाया है कि जो अलाउंसेज वो परक्विजिट्स होते हैं वो एग्जम्प्ट होते हैं, उस पर टैक्स पे करना नहीं पड़ता है। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, अब देखो एक विप्रो की कंपनी है, उस विप्रो की कंपनी ने क्या किया है सर, उस विप्रो की कंपनी ने इन्वेस्ट किया, विप्रो की कंपनी में इन्वेस्ट किया है। एक विप्रो है, विप्रो कौन है सर, इंडिया की कंपनी, उस पर इन्वेस्ट किसने किया है, अमेजोन कंपनी ने, नॉन रेजिडेंट है उसने इन्वेस्ट किया है और विप्रो डिविडेंड दे रही है। तो ये जो भी डिविडेंड मिला है ना वो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। अगर यहाँ पे अमेजोन की जगह कोई भी नॉन रेजिडेंट पर्सन होता दूसरा भी XYZ, तो उस केस में भी उसके लिए टैक्सेबल हो जाता। क्या बोलते हो दोस्तों। चलिए अगला आता है सर इंटरेस्ट पेबल। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एकदम ध्यान से देखना है और इसके लिए मैंने आपको क्लास के अंदर बहुत अच्छे से सिखाया है क्लास नोट्स में, और अपन उसी से पढ़ेंगे सर, उसी से अपन डिस्कस करने वाले हैं। ओके सर, तो अपने को क्या करना है, बहुत ध्यान से आबरा का डाबरा गिली गिली चू। आप सबको पता ही होगा हैरी पॉटर क्या करते हैं, अपनी जादू की छड़ी घुमाते हैं और जादू कर देते हैं। वैसा एक बढ़िया सा एग्जांपल है जो आपके इंटरेस्ट के पूरे प्रोविजन को अच्छे से समझा देगा। यहाँ पर हैरी पॉटर ने क्या किया सर, इंडियन गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत थी, तो हैरी पॉटर ने बोला मैंने अभी हैरी पॉटर सीरीज से बहुत पैसा कमाया है तो मैं आपको लोन दे देता हूँ। तो हैरी पॉटर ने इंडियन गवर्नमेंट को क्या दिया है सर, हैरी पॉटर ने इंडियन गवर्नमेंट को लोन दिया है। अब इंडियन गवर्नमेंट हैरी पॉटर को क्या करेगा, लोन के सामने इंटरेस्ट पेमेंट करेगा। तो इस केस में इंडियन, देखो हैरी पॉटर कौन है सर, नॉन रेजिडेंट है, और गवर्नमेंट है इंडिया की वो तो रेजिडेंट है। तो रेजिडेंट ने नॉन रेजिडेंट को इंटरेस्ट दिया है, क्यों दिया है, क्योंकि नॉन रेजिडेंट ने, मतलब हैरी पॉटर यूएसए में रहता है, चलो, तो उसने इंडियन गवर्नमेंट को लोन दिया। अब लोन के सामने इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, तो डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया माना जाएगा और आपका हैरी पॉटर को टैक्स भरना पड़ेगा। दूसरा केस, हैरी पॉटर ने सुना कि ऊर्जा मैम को लोन की ज़रूरत है, तो ऊर्जा मैम को लोन की ज़रूरत है, पार्ट 1 सूरत में ब्रांच डालने के लिए पैसा चाहिए था, तो हैरी पॉटर ने फटाफट से फ़ोन लगाया और पैसे दे दिए ऊर्जा मैम को। उन्होंने क्या किया, लोन दिया। और ऊर्जा मैम कौन है, रेजिडेंट है इंडिया की, क्योंकि वो इंडिया में रहते हैं। उसी तरह जो लोन दिया उस पर इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, फ्री में तो कोई देगा नहीं। हैरी पॉटर हमारा कौन सा चाचा लगता है क्या जो हमको फ्री में पैसा देगा, चाचा भी फ्री में नहीं देते। तो सामने हमने उसको इंटरेस्ट पेमेंट किया, तो उस केस में नॉन रेजिडेंट को सर यहाँ पर क्या मिला है, इंटरेस्ट मिला है, तो यहाँ पर भी उसको टैक्स पे करना पड़ेगा इंडिया में। अब एक एग्जाम्पल देता हूँ, ध्यान से सुनना। अब हैरी पॉटर ने जो भी लोन दिया है ऊर्जा मैम को, ऊर्जा मैम रेजिडेंट है इंडिया की, और उन्होंने उस लोन का क्या यूटिलाइजेशन किया, उन्होंने बोला हमको एक दुबई के अंदर USCMA की एक ब्रांच डालनी है, ठीक है, ECCA की एक ब्रांच डालनी है। तो इसलिए उन्होंने लोन लिया और पैसा का यूटिलाइजेशन इंडिया के बाहर हुआ है। अब देखो लोन किसने लिया है, रेजिडेंट ने लिया है। किससे लिया है, नॉन रेजिडेंट से लिया है। किसके लिए लिया है, आउट ऑफ इंडिया यूज़ करने के लिए। तो उस केस में जो भी इंटरेस्ट का पेमेंट होगा, ठीक है, वहाँ पर उसको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है हैरी पॉटर को, क्योंकि सर्विसेज यूटिलाइज इंडिया के बाहर हुई है। देखो अगर कोई भी रेजिडेंट पे कर रहा है इंटरेस्ट नॉन रेजिडेंट को आउटसाइड इंडिया फॉर कैरिंग आउट बिजनेस और प्रोफेशन आउटसाइड इंडिया, तो ये इंटरेस्ट टैक्सेबल नहीं होगा इंडिया में। कंडीशन क्या है कि ऊर्जा मैम को हैरी पॉटर को पेमेंट इंडिया के बाहर देना पड़ेगा। अगर इंडिया में दे दिया, ठीक है, और हैरी पॉटर को रिसीव इंडिया के अंदर हुआ तो टैक्स लग जाएगा, क्योंकि डीम टू बी रिसीव्ड इंडिया हो गया, सीधा सीधा। वापस से समझाता हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। हैरी पॉटर ने लोन दिया ऊर्जा मैम को, ऊर्जा मैम रेजिडेंट है, हैरी पॉटर कौन है, नॉन रेजिडेंट है, ठीक है। अगर लोन दिया वो यूटिलाइज इंडिया के लिए हो रहा है, ठीक है, तो सीधा का सीधा इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा, जितना भी इंटरेस्ट का पेमेंट हैरी पॉटर को रिसीव हो रहा है। दूसरा, अगर लोन लिया है आउट ऑफ इंडिया बिजनेस डालने के लिए और पेमेंट भी आउट ऑफ इंडिया ही किया जा रहा है और सामने वाले को भी इंडिया के बाहर ही रिसीव हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में इंडिया में टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, थर्ड एग्जांपल। अब हैरी पॉटर ने सुना कि प्रियंका के हस्बैंड को मिस्टर निक जो यूके के हैं और जो हैरी पॉटर है यूएस के हैं, उसको लोन की ज़रूरत थी निक को। तो हैरी पॉटर ने बोला मेरे पास पैसे है, भिजवा दूँ क्या, कितना लेगा 500 करोड़ लेगा, 500 करोड़। तो उसने क्या किया, एक नॉन रेजिडेंट ने दूसरे नॉन रेजिडेंट को पैसा दिया है, ठीक है, बाहर का बाहर दिया, हमको क्या मतलब, लेकिन बिजनेस एंड प्रोफेशन भी इंडिया के बाहर होना चाहिए, तो उस केस में टैक्स नहीं लगेगा इंटरेस्ट के ऊपर। लेकिन अगर निक ने बोला मेरे को मेरी बीवी प्रियंका के लिए प्रोडक्शन हाउस लेना है इंडिया में और उसके लिए लोन चाहिए, ठीक है, तो उस केस में जो भी इंटरेस्ट रिसीव होगा हैरी पॉटर को, वो क्या हो जाएगा सर, उसके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर है। चलो, अगर कोई भी नॉन रेजिडेंट है, मतलब मिस्टर निक क्या करे, इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहा है,
कोई भी एक्टिविटी अदर देन बिजनेस और प्रोफेशन इन इंडिया, तो उस केस में क्या हो जाएगा, सच इंटरेस्ट इज नॉट टैक्सेबल टू नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। ये एक पॉइंट है। अब देखो, अगर बिजनेस और प्रोफेशन के लिए लिया है तो ठीक है, लेकिन बिजनेस और प्रोफेशन के अलावा किसी और चीज़ के लिए लिया है, जैसे कि अगर जो निक है उसने लोन लिया है किसके लिए, अनदर नॉन रेजिडेंट से, मतलब हैरी पॉटर से, किसके लिए, एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी इन इंडिया या इंटरेस्ट पेबल ऑन सच लोन शैल नॉट बी टैक्सेबल इन इंडिया अनलेस सच इंटरेस्ट इज रिसीव्ड इन इंडिया, और इस केस में उस पर टैक्स नहीं लगेगा। सर समझ में नहीं आया तो देखो ध्यान से सुनना, वापस से समझा रहा हूँ। अगर यहाँ पर क्लियर कट बोला गया है कि बिजनेस और प्रोफेशन के लिए लोन लिया इंडिया के लिए, कि प्रियंका के लिए उसको प्रोडक्शन हाउस खरीदना था और उससे वो बिजनेस करेंगे, तो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा इंडिया में। लेकिन निक ने लोन लिया है आउट ऑफ इंडिया किसी भी बिजनेस के लिए, तो टैक्सेबल नहीं होगा। और अगर उसने इंडिया के लिए लिया है बट इंडिया में वो बिजनेस एंड प्रोफेशन के अलावा दूसरी चीज़ों कर रहा है, क्या कर रहा है, उसने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए या उसने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, तो उस केस में भी सामने वाला पर्सन जो हैरी पॉटर होगा उसको जो भी इंटरेस्ट मिलेगा उस पर हैरी पॉटर को इंडिया में टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, कंडीशन कि उसको इंडिया में इंटरेस्ट रिसीव नहीं होना चाहिए। समझ में आया आप लोगों को? यस सर समझ में आ गया। अब एक बार वापस से रिकॉल कर दीजिए। देखो, इंटरेस्ट इज पेबल, ठीक है, टू नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट को इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा है, अगर इंडियन गवर्नमेंट पे कर रहा है तो टैक्सेबल इंडिया में, रेजिडेंट पे कर रहा है फॉर एक्टिविटी इन इंडिया तो टैक्सेबल इंडिया में, लेकिन आउटसाइड इंडिया के अलावा कोई भी एक्टिविटी है तो टैक्स नहीं पे करने की जरूरत है। नॉन रेजिडेंट पे कर रहा है, कंडीशन क्या है कि फॉर कैरिंग आउट बिजनेस और प्रोफेशन इन इंडिया, ओनली बिजनेस एंड प्रोफेशन है तो ये टैक्सेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब बिजनेस एंड प्रोफेशन के अलावा कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने के लिए लोन लिया है तो इंडिया में टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक समझा आप लोगों को? चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं हमारा नया सेक्शन, रॉयल्टी पेएबल। रॉयल्टी का मतलब क्या हो गया सर? रॉयल्टी पेएबल मतलब अगर जो गीली गीली जो हैरी पॉटर है उसने कोई भी सर्विस दी है इंडियन गवर्नमेंट को या रेजिडेंट को या नॉन रेजिडेंट को, ठीक है, तो कौन सी सर्विस दी है कि उसके सामने उसको रॉयल्टी का पेमेंट किया। अब सर रॉयल्टी का मतलब क्या होता है? रॉयल्टी का मतलब होता है सर कोई भी राइट्स, सर क्या राइट्स इंक्लूडिंग लाइसेंस, जैसे किसी भी इंटेंजिबल एसेट्स के लिए कोई लाइसेंस दिया या कोई सॉफ्टवेयर के लिए दिया, इन रेस्पेक्ट ऑफ पेटेंट, इन्वेंशन, मॉडल, डिज़ाइन, फार्मूला, ट्रेडमार्क एंड सिमिलर। अगर जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ बिरयानी बनाने की रेसिपी का फार्मूला दिया है तो उसको भी यहाँ पर क्या बोला जाता है सर? राइट्स बोला जाता है, और उसके सामने अपने को क्या मिलता है सर? रॉयल्टी का पेमेंट मिलता है अगर आप नॉन रेजिडेंट पर्सन है, ठीक है। तो रॉयल्टी का पैसा लमसम में मिल सकता है और छुटकर भी मिल सकता है। तो ये होता है सर मेरा रॉयल्टी। ट्रांसफर ऑफ ऑल राइट इंक्लूडिंग लाइसेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉपीराइट, लिटरेरी, आर्टिस्टिक्स और साइंटिफिक वर्क इंक्लूडिंग फिल्म, वीडियोज एंड ऑल, टेलीविजन और यूज इन कनेक्शन विद दी रेडियो ब्रॉडकास्टिंग इंक्लूडिंग कंसिडरेशन फॉर सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जीबिशन, सिनेमोग्राफिक फिल्म और रेंडरिंग एनी सर्विसेज इन कनेक्शन विद द एक्टिविटीज रेफर इन क्लोज 1 to 4 एंड क्लोज 6A to 5। अब सर ये क्या है? इसके अंदर क्या होगा, अगर आपने कोई भी लाइसेंस वगैरह के लिए रॉयल्टी का पेमेंट किया है। अब सर यहाँ पर मैंने आपको राइट्स वगैरह के अंदर बताया था। अब इस सेक्शन के अंदर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होगा? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कंप्यूटर प्रोग्राम्स, और जैसे कोई भी डीवीडी हो गया या उसका कोई भी स्टोरेज डिवाइस हो गया, ठीक है, इंक्लूडेड इन एनी प्रोग्राम, या फिर कस्टमाइज इलेक्ट्रॉनिक डेटा हो गया, तो ये सब भी इसके अंदर कवर होते हैं। इसके लिए आपने कोई भी सर्विसेज दी है, ठीक है, ठीक है, किसको सर्विस दी है? सर्विस दी है आपको या तो इंडियन गवर्नमेंट को या फिर इंडियन रेजिडेंट को या फिर नॉन रेजिडेंट को। अब टैक्सेबल कब होगा? गवर्नमेंट के केस में तो हो गया, हो जाएगा। चलो बात करता हूँ रेजिडेंट के केस में। तो रेजिडेंट में अपन क्या एग्जांपल लेते हैं? सेम वही एग्जांपल लेना है, ठीक है। विराट कोहली रेजिडेंट है मान लेते हैं, तो विराट कोहली को सर्विस दी है, तो यहाँ पर ये टैक्सेबल कब होगा? अगर किसके लिए दिया है सर? फॉर एक्टिविटीज़ इन इंडिया। अगर इंडिया के बाहर किसी एक्टिविटीज़ के लिए दिया है तो ये इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा, जो भी रॉयल्टी का पेमेंट आपने किया है या हैरी पॉटर को रॉयल्टी का जो भी पेमेंट मिला है, ठीक है। चलिए सर, ओके। अब इसके अलावा यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ है, यहाँ पर एक्टिविटीज़ के अंदर बिजनेस एक्टिविटीज़ और अदर एक्टिविटीज़ दोनों इंक्लूडेड है। कौन सी सर? अगर बिजनेस के लिए दिया है, मान लो विराट कोहली को यहाँ पर इंडिया के अंदर कोई भी कोचिंग क्लास के लिए दिया है तो ठीक है, तो भी पेमेंट जो भी किया है उस पर टैक्स लग जाएगा इंडिया में। इसके अलावा बिजनेस के अलावा दूसरी एक्टिविटी, जैसे एक तो क्या हो गया सर? फर्स्ट हो गया मेरा बिजनेस और प्रोफेशन के लिए दिया है, दूसरा बिजनेस और प्रोफेशन के अलावा आपने किसके लिए दिया है सर? अर्निंग एनी इनकम, ठीक है, फ्रॉम सोर्स आउटसाइड
अर्निंग एनी इनकम फ्रॉम सोर्स इन इंडिया। ठीक है सर, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर विराट कोहली को इन्वेस्टमेंट करना था किसी कंपनी के शेयर्स में, किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर, तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। अब उस इन्वेस्टमेंट से वो क्या कर रहे हैं? रिटर्न कमा रहे हैं। तो जितना भी रिटर्न उन्होंने कमाया उस पर भी टैक्स इंडिया में ही पे करना पड़ेगा। ठीक है चलो, नॉन रेजिडेंट के केस में क्या होगा? कैरिंग आउट एनी बिजनेस और प्रोफेशन इन इंडिया, उसके लिए कोई भी सर्विसेज दी है और रॉयल्टी का पेमेंट किया तो अलाउड होगा, लेकिन इंडिया के बाहर किसी को दिया है तो अलाउड नहीं होगा। इंडिया में टैक्स आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है उसके ऊपर। चलो, सेम सर रॉयल्टी का जैसे फीस फॉर टेक्निकल सर्विस होता है जो अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, लेकिन फीस फॉर टेक्निकल सर्विस का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि आप कोई भी फीस का पेमेंट करो टेक्निकल सर्विसेज के लिए। सर टेक्निकल सर्विसेज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कोई भी आपको क्या सर, मैनेजरियल टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज आपको चाहिए। ठीक है, आपको कोई भी टेक्निकल सर्विसेज चाहिए या फिर आपको कंसल्टेंसी सर्विसेज चाहिए, लेकिन इसमें क्या क्या कवर नहीं होता है फीस फॉर टेक्निकल सर्विस के अंदर? अगर आपने कोई भी कंसिडरेशन का पेमेंट किया है, किसके लिए सर? कंस्ट्रक्शन के लिए, असेंबली के लिए, माइनिंग के लिए, प्रोजेक्ट अंडरटेकन बाय एनी रिसिपिएंट इन कंसिडरेशन फॉर द सेम, तो ये टैक्सेबल होता है सर सैलरी के अंदर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसको कवर नहीं किया जाता है। क्लियर है कि नहीं है? फीस फॉर टेक्निकल सर्विस के डेफिनेशन में नहीं आता है, तो यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ओके, तो ये प्रोविज़न सेम है फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज के जो अपन ने रॉयल्टी के सीखे। सेम यहाँ पर एलिजाबेथ ओसेन ने सर्विसेज दी है इंडियन गवर्नमेंट को और उसके सामने उसको क्या मिल रहा है? फीस मिल रहा है टेक्निकल सर्विसेज का, टैक्सेबल। रेजिडेंट को दिया है और इंडिया के बिजनेस और प्रोफेशन के लिए दिया है, या अर्निंग एनी इनकम फ्रॉम दैट सर्विसेज, यूज ऑफ दैट सर्विसेज। जैसे कि मेरे को एलिजाबेथ ने क्या दिया है सर? कोई सर्विसेज दी है, ठीक है, टेक्निकल सर्विस, उसका मैं यूज़ कर रहा हूँ किसी भी कंसल्टेशन के लिए या अदर देन बिजनेस दूसरी चीज़ों के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो भी क्या हो जाएगा सर? टैक्स लग जाएगा इंडिया में। एलिजाबेथ ने निक को दिया है, दोनों आउटसाइड इंडिया के नॉन रेजिडेंट है और इंडिया के बाहर हो रहे हैं तो एग्जाम्प्ट है, इंडिया में टैक्स नहीं बढ़ना। लेकिन निक क्या कर रहा है? इंडिया में बिजनेस के लिए ले रहा है अपनी वाइफ के लिए, या फिर क्या कर रहा है निक? इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए या इंडिया में कोई भी इनकम अर्न करनी है उसको किसी भी सोर्स से, तो उसके लिए उसको टेक्निकल सर्विसेज की ज़रूरत थी, कंसल्टेंसी की ज़रूरत थी, तो वो टैक्सेबल होगा इंडिया में। चलो, अगर कोई भी गिफ्ट ऑफ मनी इनकम अराइजिंग आउट ऑफ इंडिया टू नॉन रेजिडेंट बीइंग एनी सम ऑफ मनी पेड ऑन और आफ्टर 5th day of July 19 बाय अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया इज टैक्सेबल इन इंडिया। अगर कोई भी पर्सन है, जैसे मैं हूँ, मैं गया थाईलैंड घूमने, ओह सर क्या बात है, थाईलैंड घूमने गया आप, मैं थाईलैंड घूमने गया और वहाँ पे किसी नॉन रेजिडेंट लड़की पर मेरा दिल आ गया और मैंने क्या किया? उसको 5 लाख रुपए दे दिए। अब क्या हुआ कि किसी भी नॉन रेजिडेंट पर्सन को यहाँ पर क्या मिला? इनकम मिला है, ठीक है, इंडिया के बाहर मिला है, इनकम अराइज हुआ है, ठीक है, एज ए गिफ्ट मैंने उसको दे दिया। और ये गिफ्ट मैंने 5 जुलाई 2019 के बाद में दिया, ये डेट इंपॉर्टेंट है, 5 जुलाई 2019, इसके बाद में दिया है, पहले छोड़ो, इसके बाद में दिया है ना, तो वो क्या हो जाएगा सर? एग्जम्प्ट नहीं होगा। जितना गिफ्ट नॉन रेजिडेंट को मिला है उस पर उसको टैक्स इंडिया में पे करना पड़ेगा। चलो, अब लास्ट टॉपिक बट नॉट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, लेकिन आपको खाली सुनना है। टॉपिक का नाम है सर बिजनेस कनेक्शन। बिजनेस कनेक्शन 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला, बिजनेस कनेक्शन का मतलब क्या होगा वो आपको समझना है। डीम्ड बिजनेस कनेक्शन क्या होता है और बिजनेस कनेक्शन क्या नहीं होता है वो भी आपको समझना है। बिजनेस कनेक्शन का मतलब क्या हो गया? देखो, किसी भी कंपनी, कोई कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो इंडिया के बाहर है, जो इंडिया में बिजनेस नहीं करती है, लेकिन उसने एक एजेंट को अपॉइंट किया हुआ है। वो एजेंट क्या करता है? उस कंपनी के बिहाफ पर कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर करता है, उस कंपनी के बिहाफ पर सारे लेन देन करता है, उस कंपनी के बिहाफ पर सारे काम करता है। क्लियर है? तो उस कंपनी का बिजनेस कनेक्शन है इंडिया से उस पर्सन के थ्रू, तो मान लिया जाएगा वो कंपनी इंडिया की है और उसको इंडिया में टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है, चलो ओके। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो महिंद्रा की कंपनी, आपको पता है एक इंडियन कंपनी है महिंद्रा XUV 700, क्या गाड़ी आती है इसकी। फोर्ड की कंपनी कौन है सर? फोर्ड की कंपनी सर इंडिया के बाहर की कंपनी है। और यहाँ पर क्या हुआ है कि इस कंपनी ने, जो नॉन रेजिडेंट कंपनी है फोर्ड, ठीक है, उसने क्या किया? महिंद्रा कंपनी जो रेजिडेंट है उसको बोला कि आप हमारे बिहाफ पर कॉन्ट्रैक्ट क्या करो, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑन बिहाफ ऑफ फोर्ड मोटर कंपनी इन इंडिया इज गिवन टू महिंद्रा। ठीक है, तो फोर्ड का बिजनेस कनेक्शन मान लिया जाएगा महिंद्रा। मतलब यहाँ पर फोर्ड ने क्या कहा महिंद्रा को कि आप हमारे बिहाफ पर, अगर किसी भी पर्सन को फोर्ड की गाड़ी चाहिए तो आप क्या करो? कॉन्ट्रैक्ट ले लो सेल का, हम आपको गाड़ी देंगे, आप भेज देना। तो ऐसा मान लिया जाएगा कि फोर्ड का बिजनेस कनेक्शन है इंडिया में और फोर्ड को इंडिया में टैक्स पे करना पड़ेगा।
सिमिलरली दूसरा एक एग्जांपल अगर मैं आपको और दूँ, जैसे मैकडी है। मैकडी एक नॉन रेजिडेंट कंपनी है और वेस्ट लाइफ इंडिया के अंदर एक रेजिडेंट कंपनी है, वेस्ट लाइट फूड वर्ल्ड। तो मैकडी ने बोला आप एक काम करो वेस्ट लाइट, आप हमारे बिहाफ पर ऑर्डर सिक्योर मतलब स्टॉक है वो मेंटेन करो और बिजनेस मैनेज करो मैकडी के बिहाफ पर। तो मान लिया जाएगा कि मैकडी का इंडिया के अंदर क्या है सर, बिजनेस कनेक्शन है। नेक्स्ट, अगर आईफोन एक कंपनी है, ठीक है, आईफोन क्या है सर, नॉन रेजिडेंट कंपनी है, उसने इंडिया की किसी कंपनी को बोला कि आप मेरे बिहाफ पर ऑर्डर सिक्योर करो, क्या करो, ऑर्डर सिक्योर करो। तो मान लिया जाएगा कि एप्पल का क्या है सर, इंडिया के अंदर बिजनेस कनेक्शन है। सिमिलरली एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मैं अगर मैं देता हूँ, जैसे बुकिंग.com है। बुकिंग.com नॉन रेजिडेंट कंपनी है, ठीक है, नीदरलैंड की है, और यात्रा कंपनी रेजिडेंट कंपनी इंडिया की कंपनी है। अगर बुकिंग.com क्या करता है कि यहाँ पर यात्रा क्या कर रहा है कि बुकिंग.com के बिहाफ पर एज ए एजेंट काम कर रहा है, इंडिपेंडेंट स्टेटस, मतलब यात्रा का काम भी यही है, ठीक है, लोगों से टिकट्स वगैरह बनाना, ये सब काम। अगर बुकिंग.com के बिहाफ पर ना तो ऑर्डर सिक्योर कर रहा है, ना वो सेल्स कर रहा है, ना स्टॉक मेंटेन कर रहा है, लेकिन एज ए एजेंट काम कर रहा है, तो उस सिचुएशन में ऐसा कभी भी नहीं माना जाएगा कि बुकिंग.com का क्या है सर, बिजनेस कनेक्शन है इंडिया के अंदर, क्योंकि यात्रा इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है और ओनली कमीशन ले रहा है, सेल्स पर कमीशन ले रहा है और उसका रेवेन्यू से कोई लेने देने ही नहीं, ओनली कमीशन बेसिस पर काम करता है। चलो, डीम्ड बिजनेस कनेक्शन का मतलब क्या होता है? डीम्ड बिजनेस कनेक्शन एग्जांपल के थ्रू अगर मैं आपको समझाऊं तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ये अली एक्सप्रेस करके चाइना में इसका हेडक्वार्टर है, नॉन रेजिडेंट कंपनी है, इसने गुड सोल्ड किया किसको, रेजिडेंट पर्सन, जैसे आदित्य सर को सेल किया। तो इस केस में क्या होगा, अगर अली एक्सप्रेस पेमेंट इन एग्रीगेट फ्रॉम इंडिया एक्सीड 2 करोड़, इट विल बी डीम्ड दैट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंट है इंडिया के अंदर। देखो, अगर कोई कंपनी एक ऐसी है, ठीक है, जो नॉन रेजिडेंट कंपनी है, लेकिन वो इंडिया के किसी भी रेजिडेंट के साथ में इतने बड़े अमाउंट में ट्रांजैक्शन करती है और पेमेंट उसका 2 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है ड्यूरिंग द ईयर, तो मान लिया जाएगा उस कंपनी का इंडिया में क्या है सर, रेजिडेंट है। क्लियर है? चलो, अब जो ट्रांजैक्शन है इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी गुड्स सर्विस प्रॉपर्टी कैरिड आउट बाय अ नॉन रेजिडेंट विद एनी पर्सन इन इंडिया, ओके, वेदर इट इज़ गुड्स वगैरह हो या सर्विस भी, जैसे डाउनलोड ऑफ डेटा या सॉफ्टवेयर वगैरह, तो उस केस में अगर पेमेंट 2 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है तो बिजनेस कनेक्शन मान लिया जाता है। सिमिलरली अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, जैसे स्पॉटिफाई है, सब लोग स्पॉटिफाई यूज़ करते हैं। स्पॉटिफाई के अंदर क्या होता है कि स्पॉटिफाई का कोई बिजनेस ऑफिस नहीं है इंडिया के अंदर, उसका एक ऐप है, ऐप स्टोर से डाउनलोड करो, मस्त गाने सुनो, ढिंचाक ढिंचाक ढिंचाक। ओके सर, तो अब इस केस में ऐसा बोला गया है कि अगर कोई ऐसा एक क्या है सर, बिजनेस एक्टिविटी या बिजनेस एंगेजमेंट ही ऐसा है जो क्या कर रहा है, जिसका काम होता है लोगों को इंटरेक्ट, लोगों को क्या करने का सर, एंगेज करने का, और वो कैसे अपने पैसे जुटाते हैं सर, नंबर ऑफ यूजर्स के बिहाफ पर। अगर जैसे स्पॉटिफाई का इंडिया के अंदर क्या कर रहा है, सब्सक्रिप्शन बेच रहा है और उसके यूजर 3 करोड़ से ज़्यादा हो गए, 3 करोड़ से, जैसा टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, तो ये लोगों पर टैक्स कैसे लगता है इंडिया में, बिजनेस कनेक्शन कैसे बनता है? अगर इनके 3 करोड़ से ज़्यादा यूजर्स हो जाते हैं तो उन केस में उनको क्या मान लिया जाता है सर, कि डीम्ड दैट सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है इंडिया में और इंडिया में उनको टैक्स पे करना पड़ता है। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, नॉट ए बिजनेस कनेक्शन, बिजनेस कनेक्शन नहीं है, इसका क्या मतलब होता है? ये लास्ट टॉपिक है जो अपने को डिस्कस करना है आज की क्लास में, उसके बाद ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा। चलो, इसके अंदर सबसे पहला आता है सर, एक्टिविटी आर कन्फाइंड टू परचेज इन इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट। देखो, अगर कोई भी पर्सन एक ऐसा है, ठीक है, नॉन रेजिडेंट ने पर्सन अपॉइंट किया इंडिया के अंदर और वो काम क्या करता है, उसका काम होता है इंडिया से माल सिक्योर करो और पकड़ के सीधा एक्सपोर्ट कर दो, ठीक है, माल लो और एक्सपोर्ट कर दो, तो बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा। ओके, चलो, पर्सन एंगेज इन बिजनेस ऑफ रनिंग ए न्यूज एजेंसी और अ पब्लिशिंग न्यूज पेपर मैगजीन और जनरल वेयर एक्टिविटी विच आर कन्फाइंड टू कलेक्शन ऑफ न्यूज और व्यूज इन इंडिया। अब देखो कि अगर कोई भी फॉरेन न्यूज़ चैनल है वो इंडिया के अंदर किस लिए आए हैं सर, न्यूज़ कलेक्ट करने के लिए। अगर वो इंडिया के अंदर आते हैं और उनका काम होता है न्यूज़ कलेक्ट किया और चलते बने, तो उनका बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाता है। सिमिलरली अगर कोई भी पर्सन है, ठीक है, बाहर का है, नॉन रेजिडेंट है, और वो इंडिया के अंदर क्यों आता है सर, कोई भी फिल्म शूटिंग के लिए आता है और शूटिंग किया, ठीक है, अपना डेटा कलेक्ट किया और चला गया, तो भी बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा। सिमिलरली अगर कोई भी फॉरेन कंपनी है जिसका काम क्या है, जो इंडिया के अंदर आती है, मेन क्या करती है, वो माइनिंग करती है डायमंड्स का, और डायमंड्स माइनिंग करने के बाद जो भी डायमंड्स निकलता है
वो डायमंड इंडिया के अंदर जो भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं वहाँ पर वो क्या करता है, डिस्प्ले करता है। अब उस डायमंड की पॉलिशिंग वगैरह का काम वो नहीं करता है, वो क्या करता है, अनकट और अनअसोर्टेड डायमंड्स को ओनली डिस्प्ले करता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उस केस में उसका बिजनेस कनेक्शन इंडिया में नहीं माना जाता है। 4 ट्रांजेक्शन, पहला अगर इंडिया से परचेज कर रहा है और हाथों हाथ एक्सपोर्ट कर देता है तो बिजनेस कनेक्शन नहीं है। दूसरा, आपका कोई भी बिजनेस चैनल है, न्यूज़ चैनल है, ठीक है, और आप इंडिया के अंदर आ रहे हो न्यूज़ चैनल या न्यूज़पेपर जो भी है खाली डेटा कलेक्ट करने के लिए, न्यूज़ कलेक्ट करने के लिए, ठीक है, तो भी बिजनेस कनेक्शन नहीं होगा। अगर तीसरा क्या था कि आप इंडिया के अंदर आ रहे हो किसके लिए, शूटिंग के लिए, किसी भी फिल्म के लिए, तो भी बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाता। अगर आप इंडिया के अंदर हो, फॉरेन कंपनी है और क्या कर रही है सर, माइनिंग ऑफ डायमंड्स कर रही है, और जो भी डायमंड्स आ रहा है अनकट और अनअसॉर्टेड डायमंड्स का ओनली डिस्प्ले करें, वो भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, तो उस केस में भी बिजनेस कनेक्शन इंडिया में नहीं माना जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? तो बोलिए यस, अदरवाइज अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखो, एक सर्कुलर था जिसमें ऐसा बोला गया था कि अगर कोई भी पर्सन एक ऐसा है, ठीक है, सैलरी अक्रू टू नॉन रेजिडेंट जो भी नाविक होते हैं फॉर सर्विस रेंडर आउटसाइड इंडिया ऑन अ फॉरेन गोइंग शिप शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम नियरली बिकॉज उसका सैलरी क्रेडिट हो रहा है एनआरई अकाउंट के अंदर। अगर कोई भी पर्सन ऐसा है जिसकी सैलरी एनआरई अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो रहा है और वो सर्विस क्या देता है सर, वो सर्विस देता है कोई भी शिप अगर इंडिया के बाहर जाती है, फॉरेन ओन शिप है इंडिया के बाहर जा रही है, देखो कोई भी नॉन रेजिडेंट पर्सन है उसमें वो क्या कर रहा है, सर्विसेज दे रहा है ऑन गोइंग शिप को, ओके, लेकिन उसका एक इंडिया में क्या है, एक एनआरई अकाउंट है। जैसे मैं मेरी बात करता हूँ, मेरे पेरेंट्स इंडिया में रहते हैं, ठीक है, और उनके लिए मैंने एक एनआरई अकाउंट खोला है, जो भी पैसा आता है उसमें डाल देता हूँ, वो भी यूज़ कर लेते हैं, मैं भी यूज़ कर लेता हूँ, लेकिन मैं इंडिया में एक भी कंडीशन पूरी नहीं करता रेजिडेंट की, मैं नॉन रेजिडेंट हूँ, तो मेरली बिकॉज मेरा एनआरई अकाउंट है इंडिया के अंदर तो मैं रेजिडेंट नहीं माना जाऊँगा और इंडिया में मेरे को टैक्स पे नहीं करना है। चलिए सर, इसी के साथ अपना रेजिडेंशियल स्टेटस चैप्टर कंप्लीट हो गया। माहौल जबरदस्त शानदार बच्चों। तो अपने को क्या करना है, जो भी कॉन्सेप्ट आपको अभी क्लास में बताए गए सबको आपको रिकॉल करना है, शांति से सुनना है, सुना उसके बाद में एक एक क्वेश्चन की आपको क्या करनी है सर, प्रैक्टिस करनी है। और सर इसके अलावा जितने भी दूसरे चैप्टर हैं सब चैप्टर्स के रिवीजन लेक्चर आने वाले हैं और एक एक चैप्टर को आपको बहुत प्रेम से, बहुत शांति से सुनना है और याद रखना है। उसके बाद में क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन करने बहुत ज़रूरी होते हैं। जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक एग्जाम के अंदर आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो सकती है। ओके सर, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर में। माहौल जबरदस्त शानदार बच्चों।